सत्ता की शुरुआत आइए करते हैं सत्ता विरोधी उस संघर्ष से जो हर दिन युद्ध का रूप लेता जा रहा है। अब तक तो इसका नाम गृह युद्ध है, विरोध प्रदर्शन है, लेकिन जो इसमें नए ट्विस्ट आ रहे हैं, जो नई बयानबाजी हो रही है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वर्ष 2026 का पहला युद्ध शुरू होने वाला है। तस्वीरों से आप समझ गए होंगे, बात ईरान की हो रही है। मतलब ये कि नए युद्ध की युद्ध भूमि ईरान होने वाली है, जहां अब तक प्रदर्शन वाले पटाखे दिख रहे हैं, बहुत जल्द वॉर वाले शोले भी भड़क सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्लियर मैसेज दे दिया है, लॉक्ड, लोडेड और रेडी टू गो। ये ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से निकले 3 नुकीले शब्द हैं, जो आज ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की चिंता को बढ़ा रहे हैं। उनको ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिका बम बरसा सकता है, किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर मिसाइल दाग सकता है, किसी भी वक्त क्या अमेरिका ईरान में तबाही ला सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे वक्त में जुबानी गोले दागे हैं जब ईरान की धरती पर विरोध प्रदर्शन वाले बम फट रहे हैं। ये तस्वीर ईरान के शहरों से आई है, जहां नई क्रांति शुरू हो चुकी है, जहां सत्ता परिवर्तन की मांग हो रही है। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। ईरान की पुलिस के लिए इन प्रदर्शनकारियों पर कंट्रोल करना किसी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि ईरान की पुलिस अत्याचार पर उतर चुकी है। कैसे प्रदर्शनकारियों को पीटा जा रहा है, आप देखिए। ऐसा लग रहा है कि ईरान में सत्ता के विरोध में आवाज उठाने की सजा दी जा रही है। ईरान की पुलिस के अत्याचार की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगले वीडियो में देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग की जा रही है। ईरान की सत्ता के पता होना चाहिए सत्ता में कि ये लोग वहीं के नागरिक हैं। इन्हीं लोगों के दम पर ईरान की सत्ता चल रही है। अब ये लोग महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो गोली मारने की सजा दी जा रही है। ईरान में पिछले 6 दिन से प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन अब ईरान के पवित्र शहर तक फैल गया है। कोम शिया धर्म गुरुओं का एक प्रमुख गढ़ है, जहां तक विरोध प्रदर्शन की आग पहुंच चुकी है। ईरान में हो रहे प्रदर्शन में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन पर अमेरिका की भी नजर है। पिछले वर्ष ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसा चुका अमेरिका अब एक बार फिर एक्शन मोड में है। जैसा कि हमने आपको बताया, ट्रंप ने खामेनेई को लॉक्ड, लोडेड और रेडी टू गो वाला संदेश दे दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। यह भी कहा है कि अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों को ईरान में खरोंच भी आई तो भीषण रक्तपात होगा। अमेरिका की यह धमकी ईरान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि पहले भी अमेरिका ईरान के ठिकानों को तबाह कर चुका है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ईरान में अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली तो अमेरिका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जुल्म हुआ तो अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। ट्रंप के ये संकेत और संदेश ट्रेंड हो रहे हैं। इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि क्या 2026 में बहुत जल्द नया युद्ध शुरू होने वाला है। सवाल यही है कि ईरान में अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्या ईरान की सत्ता प्रदर्शनकारियों के आगे झुक जाएगी? क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा? क्या ईरान में खामेनेई ब्रिगेड आखिरी सांसें गिन रही है? ऐसे कई सवाल हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं। हालांकि ईरान ने अमेरिका को उसी भाषा में जवाब दिया है। ईरान के राष्ट्रपति के शब्दों में डर छिपा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान को घुटनों पर लाना चाहता है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, यूरोप के साथ पूर्ण युद्ध में है। अब ईरान पहले से ज्यादा मजबूत है। विदेशी ताकतें ईरान में फूट डाल रही हैं। ये युद्ध को 1980 और 88 के ईरान इराक युद्ध से भी ज्यादा जटिल है। ट्रंप की इस धमकी का जवाब खामेनेई की तरफ से भी अलग अंदाज में आया है। खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार अली लारिजानी ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि ट्रंप के बयानों से यह साफ है कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। ईरान वास्तव में प्रदर्शन कर रहे लोगों और तोड़फोड़ करने वाले तत्वों के बीच स्पष्ट अंतर समझता है। ट्रंप को यह समझना चाहिए कि यह ईरान का घरेलू मामला है। अमेरिका का हस्तक्षेप पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगा और अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाएगा। आप देखिए कैसे ईरान और अमेरिका के बीच टारगेट लॉक हो चुका है, हथियार लोडेड हैं और वॉर रेडी टू गो मोड में है।
ईरान में सरकारी संस्थाओं में हमले किए जा रहे हैं, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हो रही है। लेकिन ईरान की इस्लामिक सत्ता को संदेश देने वाली सबसे बड़ी तस्वीर हिजाब और बुर्के वाली सामने आई है। देखिए कैसे ईरान में महिलाएं बुर्का फेंक रही हैं, इस्लामिक सत्ता के खिलाफ नाराजगी जता रही हैं। यही वजह है कि ईरान में इस प्रदर्शन को क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अयातुल्ला अली खामेनेई को सत्ता से हटाया जाए, कट्टरपंथी मौलानाओं का शासन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्राउन प्रिंस रिजा पहलवी को सत्ता में लाने की मांग की जा रही है। सत्ता में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विकल्प रखने की भी मांग की जा रही है। सवाल ये भी है कि ईरान में हो रहे प्रदर्शन में अमेरिका का हित क्या है? अमेरिका ईरान में हो रहे इस प्रदर्शन से क्यों बेचैन है? कहानी ये है कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम से परेशान है। इसी वजह से इजराइल ईरान युद्ध में भी अमेरिका ने अटैक किया था। जून 2025 में हुए 12 दिन के युद्ध में इजराइल और अमेरिका ने ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं जैसे फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले किए थे। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान एक बार फिर से परमाणु कार्यक्रम के विस्तार में तेजी से जुटा हुआ है। यहां तक कि ईरान IAEA निरीक्षकों को भी हमले वाली साइट तक नहीं जाने दे रहा। नवंबर 2025 में IAEA की ओर से कहा गया था कि ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक है। परमाणु हथियार के लिए 90% यूरेनियम का संवर्धन जरूरी है। ऐसे में ईरान चोरी चोरी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता की वजह है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के पास पूर्ण परमाणु हथियार कार्यक्रम को एक बार फिर से शुरू करने की तकनीकी क्षमता मौजूद है। पूरे मिडिल ईस्ट में अगर कोई सत्ता है जो अमेरिका को चुनौती देती है, सिर्फ चुनौती ही नहीं देती बल्कि आर्थिक मामलों में भी, तेल के मामले में भी उसका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, तो उसमें अमेरिका के हित और ख़ास तौर से रिपब्लिकन पार्टी के हित समाये होते हैं। इसी वजह से वो आक्रामक ज़्यादा है। इस समय जो ट्रंप की राजनीति है वो ईरान के शासकों के हक में चली जाएगी, क्योंकि 2026 में चुनाव होने हैं और अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट आक्रामक रुख अपनाते हैं तो मामला डोमेस्टिक नहीं रह जाएगा वहाँ के शासकों के लिए, और ये ऐसा लगेगा कि अमेरिका हस्तक्षेप बाहर से कर रहा है, बाहरी ताकत उनका साथ दे रही है जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं। इसलिए ये बैड पॉलिटिक्स है, ये बैड डिप्लोमेसी है। जब ईरान में इस्लामिक सत्ता के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि इसका इतिहास क्या है। वर्ष 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी, जिसके बाद अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए थे। वो 1979 से 1989 तक 10 साल तक सुप्रीम लीडर रहे। उनके बाद सुप्रीम लीडर बने अयातुल्ला अली खामेनेई, जो आज भी ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। 1989 से अब तक 37 साल से वो सत्ता में हैं और अब इन्हें ईरान के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब हम आपको एक फिल्म का पोस्टर दिखाते हैं जिसका नाम है गदर। इसे देखकर हमारे कई न्यूज़ मित्रों को हैरानी होगी कि वर्ष 2001 में आई इस फिल्म के लीड एक्टर तो सनी देओल थे, तो इस पर शाहरुख की तस्वीर क्यों है? तो इसकी वजह है IPL में शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स का वो फैसला जिस पर इस वक्त देश में बड़ा गदर छिड़ गया है। वैसे इसका एक एपिसोड हमने आपको सत्ता में कल भी दिखाया था, लेकिन अब ये चिंगारी इतनी तेजी से फैल रही है कि इसका दूसरा एपिसोड आज सत्ता में दिखाना बहुत जरूरी था। सबसे पहले IPL में KKR द्वारा बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ में खरीदे जाने के बाद शाहरुख के विरोध में नफरत के कीवर्ड्स देखिए। इनमें शामिल है देश का गद्दार, देशद्रोही, हिंदू विरोधी, पाकिस्तान प्रेमी और अब इसमें बांग्लादेश प्रेमी भी जुड़ गया है। शाहरुख खान के खिलाफ गदर में अब नई एंट्री हुई है तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य की, जो IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर के खरीदे जाने से बड़े आहत हैं और ये भी अब अपनी जुबान से राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने शाहरुख के लिए देशद्रोही और गद्दार जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है।
हिंदुओं के सहयोग से ही बांग्लादेश बना था, और बांग्लादेश पर अत्याचार यदि होगा तो हम तो नहीं सहन करेंगे, सरकार को नहीं सहन करना चाहिए और आक्रामक रुख अपनाना होगा। वहीं देश के जो हीरो हैं शाहरुख खान, फिल्म अभिनेता, वो बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर को भारत में खिलाना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, वो तो करेंगे ही, कोई हीरो नहीं है। शाहरुख खान का जो चरित्र रहा है हमेशा पाकिस्तान और वो बांग्लादेश, तो निरंतर, शाहरुख खान का चरित्र क्या है, चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। वैसे बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान इस देश की प्रतिष्ठा और नामदार हस्तियों में से एक हैं। देश में उनके करोड़ों फैंस हैं जो उनके खिलाफ इस तरह के शब्दकोश से बहुत नाराज हैं और इसके जवाब में अपने तर्क दे रहे हैं। अब शाहरुख के विरोधी और शाहरुख के समर्थकों के तर्क आपस में टकराकर माहौल को और ज्यादा गर्म कर रहे हैं। शाहरुख के विरोधी पूछ रहे हैं उन्होंने आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर को क्यों खरीदा, तो समर्थकों का जवाब है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच भी तो खेला था, तो अब दिक्कत क्यों हो रही है। शाहरुख के विरोधी ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, तो प्रशंसकों का तर्क है कि पहलगाम हमला पाकिस्तान प्रायोजित था, तो फिर पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेला गया। शाहरुख पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे लोगों का कहना है कि उनकी फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीद कर गलत किया है, तो समर्थकों का सवाल है कि फिर पाकिस्तान से मैच खेलना सही कैसे था। शाहरुख के विरोध में आवाज उठाने वाले ये कह रहे हैं कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उसका खिलाड़ी भारत से नोट कमाए, ये कैसे जायज है। तो समर्थन में तर्क देने वाले ये पूछ रहे हैं कि अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदना गलत है तो सरकार बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में खिलाने पर औपचारिक बैन क्यों नहीं लगाती। शाहरुख के फैसले से नाराज साधु संत, कथावाचक और कई बीजेपी नेता उन्हें देश का गद्दार बता रहे हैं। तो किंग खान के फैंस को इसका सवाल है कि जब सरकार और बीसीसीआई जिम्मेदार हैं तो शाहरुख कैसे गद्दार हैं। शाहरुख खान के विरोधी उन पर गुस्से के बाउंसर फेंक रहे हैं, तो अब शाहरुख के समर्थन में कुछ मौलाना बल्लेबाजी करने के लिए आ गए हैं। एक रील आप इस पर भी देखिए। ये खान गैंग बॉलीवुड का महागद्दार है। कश्मीर में आपदा आई, पाकिस्तान में तो करोड़ों रुपए बहा दिया। हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी घटना कभी दिया इसने 2 रुपया। हिंदुस्तान वासियों, इनकी पिक्चरों का बहिष्कार करिए। शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से जो उन्होंने किया है, मेरी निगाह में या देश की निगाह में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बांग्लादेशी जो खिलाड़ी को 9 करोड़ में हायर किया है, देखिए ये वो हीरो हैं जिनको कि भारत ने जीरो से हीरो बनाया। अगर आप भारतीय सेंटीमेंट के साथ खेलोगे तो हीरो को जीरो बनाना ही भारत अच्छी तरह जानता है। शाहरुख खान ने अगर एक खिलाड़ी को खरीद लिया, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, उसके लिए सरहदें नहीं होती। खिलाड़ी के लिए जैसे एक्टर के लिए सरहदें नहीं होती, खिलाड़ी के लिए भी सरहदें नहीं होती। आपके पेट में दर्द क्यों है? ये वो देवकीनंदन ठाकुर हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर धर्म संसद की, और वहाँ जितने भी हिंदू धर्मगुरु हैं इनके साथ ये भी इन्होंने मुसलमानों को बोला मलेच्छ, विधर्मी, मुसलमानों को बाइकाट करो, इनसे सामान ना लो। अब शाहरुख खान पर सियासत का क्लेश भी शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता उन पर विवादित बयानों की गुगली फेंक रहे हैं, तो कांग्रेस ने बीजेपी सरकार और बीसीसीआई के खिलाफ कुछ सवालों के फ्री हिट लगाए हैं। एक रील आप इस पर भी देखिए। देखिए, बांग्लादेश सरकार और भारत सरकार के बीच में जो रिश्ते हैं वो एक अलग बात है, वो हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। लेकिन जो अवैध बांग्लादेशी भारत में आते हैं, इन घुसपैठियों को हमें निकालना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि लोगों को देशद्रोह का सर्टिफिकेट इशू करने से पहले भाजपा और भाजपा के जो समर्थक हैं वो इस बात को बताएं कि गृह मंत्री के बेटे, अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी ने
क्रिकेटर्स को उस पूल में क्यों लिया जहां से उनकी नीलामी हो सकती थी, जहां से वो खरीदे जा सकते थे? उनको प्रतिबंधित करना चाहिए था। पाकिस्तानियों को हम नहीं लेते, बांग्लादेशियों को आपने क्यों लिया? तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं शाहरुख खान जो है, एक तो पहले लोग डाउट करते थे कि ये कहीं ना कहीं ISI का एजेंट है, तो शाहरुख खान के ऊपर FIR दर्ज हो और इसको देश से निकाल करके बांग्लादेश भेज देना चाहिए। सबसे पहले तो बांग्लादेश से जितने भी राजनीतिक संबंध है उसको खत्म करना चाहिए। दूसरी बात, जो बांग्लादेश है उनकी जो प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ से विदेश भागी हुई है, उनको देश के अंदर शरण दे रखी है सरकार ने। तो सबसे पहले केंद्र सरकार से उनकी जो शरण है उसको खत्म करके उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाना चाहिए। क्या बांग्लादेश IPL में नहीं खेलेगी? पहले तो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को ये तय कर लेना चाहिए और घोषित कर देना चाहिए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, भारत उसकी दखल लेते हुए बांग्लादेश को IPL में शामिल होने से रोक रहा है। और सत्ता में अब बात देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की, जहां जहरीले पानी को पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। कल मरने वालों की संख्या 8 थी, आज 15 तक पहुंच चुकी है। जिस तेजी से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और जिस तरह के हालात हैं, वो दिन दूर नहीं जब पानी पर इस तरह का लेबल लगना जरूरी हो जाएगा कि पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। संभल पर पानी पिएं, जान जा सकती है। जरा सोचिए कि पानी के बोतल के ऊपर डेंजर का कंकाल वाला निशान लगा हो, जैसे फिनाइल पर लगा होता है, तो क्या होगा? आपको ये अतिशयोक्ति लग रहा होगा, लेकिन सोए सिस्टम का ध्यान खींचने के लिए ये ग्राफिक जरूरी है। शायद कोई जाग जाए और पानी पीने से ऐसी मौत ना हो। ये ग्राफिक बनाकर हमने सिस्टम के चेहरे पर कुछ छींटे मारे हैं, जिससे वो गहरी नींद खुल जाए जिसमें वो सिस्टम सोया हुआ है। जैसे जैसे लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, सरकार पर हमले तेज होते जा रहे हैं। पीड़ित परिवार और विपक्ष ने सरकार पर जानबूझकर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। सरकार के मुआवजे से लोग गुस्से में हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या मुआवजे से मरने वालों की जान वापस आ सकती है? वैसे ये सवाल सही भी है, और क्या अधिकारी और मंत्री ये गंदा पानी पिएंगे, ये सवाल भी लोग कर रहे हैं। हालांकि आज घटना के बाद चारों तरफ से घिरी MP सरकार ने पहली बार कुछ दिखने वाले एक्शन लिए हैं। इंदौर के अपर आयुक्त को तत्काल हटा दिया गया है। नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रभारी इंजीनियर से जल वितरण का काम वापस ले लिया गया है। DM को भी नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा गया है। एक तरफ सरकार के कॉस्मेटिक एक्शन हैं, तो दूसरी तरफ ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। इंदौर दूषित जल मामले में हाई कोर्ट में 2 और याचिका दायर हुई हैं। इसमें एक याचिका पर 6 जनवरी को तो दूसरी पर 19 जनवरी को अब सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष निगम ने 7 से 9 लोगों की मौत का रिकॉर्ड रखा था। कोर्ट ने याचिका पर संबंधित विभागों को नोटिस भी जारी किए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भागीरथपुरा की है, और ये जो पाइपलाइन देख रहे हैं इसी पाइपलाइन में लीकेज हुआ था जिसमें सीवेज का पानी मिला। मगर अब बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि अभी तक उस सिस्टम को हम पता ही नहीं लगा पाए हैं। कुछ देर पहले ही हमने ये तस्वीरें दिखाई थी कि देखिए किस तरह से लीपापोती की गई थी, मगर अब इस लीपापोती पर भी मिट्टी डाली जा रही है। 8 दिन का समय हो चुका है, मगर अभी तक ये समझ नहीं आया है कि दूषित पानी आखिरकार कहां से आ रहा था, कहां से लीकेज हुआ था। पानी की टंकी से 40,000 लोगों को पानी सप्लाई होता है, और इसी पानी की टंकी से जो पानी गया और उसके बाद लोग बीमार हुए। और ये दुर्घटना का कारण क्या है, उसकी जड़ पे जाने का के लिए पूरे प्रशासन को उन्होंने लगा के रखा है, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना हुई है। और जो दोषी हैं उनका भी जांच के बाद पता लगने पर कड़ी कार्रवाई हुई। पर कार्रवाई हुई सर। सर आपको हटाया गया, आप क्या कहेंगे सर? सर आपको अपनी सफाई देनी चाहिए, कम से कम बताना चाहिए जो कार्रवाई की जा रही है। लगभग 15 लोगों की यहाँ पर डेथ हो चुकी है। 15 लोगों की मौत हो गई, 15 लोगों की डेथ हो चुकी है। 8 दिन से यहाँ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मिले, लेकिन कोई ऐसा लीकेज, सीपेज या
ड्रेनेज मिला, ऐसा कुछ भी नहीं मिला अभी भी। और कौन दोषी है और इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने सीएम को पत्र भी लिखा है, सीएम से मैं मिला भी हूँ और उस पर कार्रवाई करने का। आप नाम लीजिए, कौन दोषी है, कौन अधिकारी? सिस्टम में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। जो बीमारी है ये कंटामिनेटेड वाटर की है। मेडिकल कॉलेज से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें भी ये इस चीज़ की पुष्टि हुई है। कोर्ट में सुनवाई के कुछ देर पहले स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई, उसमें जो आंकड़ा दिख रहा है वो मृत्यु 4 की बताई गई है। जो मृत्यु 4 की नहीं, वो 8 से 15 लोगों की हो सकती है। बहुत बड़ी लापरवाही यूँ कही जा सकती है। लोगों के प्राण गए, इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? और शासन और प्रशासन को अति से ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठता है सरकार की और प्रशासन की कार्रवाई और कार्यशैली। अगर पीने का पानी जहरीला है तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये कोई सामान्य लापरवाही नहीं है, बल्कि जानबूझकर और पूरे होश में की गई गलती है। TV9 भारतवर्ष की टीम ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो ये बात और क्लियर हो गई कि इस मामले में सिलसिलेवार तरीके से लोगों को गंदे पानी की सप्लाई की गई। नर्मदा की जिस पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी मिल रहा था, उस पाइपलाइन को कई महीने पहले ही बदला जाना था, लेकिन निगम के जिम्मेदार अधिकारी टेंडर नहीं निकाल रहे थे। 8 अगस्त 2025 को भागीरथपुरा इलाके की नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर निकला था। टेंडर की आखिरी तारीख 15 सितंबर शाम 6 बजे तक था, जबकि टेंडर 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे खोला जाना था, लेकिन 100 दिनों तक टेंडर खुला ही नहीं। 29 दिसंबर को शाम 4:30 बजे इसे खोला गया। अगर टेंडर समय पर खुल जाता और पाइपलाइन बदल दी जाती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती और ना ही इतने लोग आज ICU में होते। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्थिति इतनी विस्फोटक है कि इंदौर में 60 से 59 इलाकों में पानी के लिए सप्लाई होने वाला पानी पीने लायक है ही नहीं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक बार नहीं 3 बार भारत के सबसे स्वच्छ नगर निगम इंदौर को चिट्ठी लिखी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उन्हें बताया कि शहर के 60 में से 59 इलाकों में सप्लाई होने वाला पानी पीने के लायक नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2016-17 और 2017-18 के दौरान शहर के 60 स्थानों से पानी के सैंपल लिए थे। इनकी जांच रिपोर्ट 2019 में आई, जिसमें 60 में से 59 सैंपल फेल पाए गए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंदौर के पीने वाला पानी क्यों मिला हुआ है। इस जांच में पानी में टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मिला, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है और उल्टी, दस्त, पेट दर्द जैसी गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण बन सकता है। वैसे इस रिपोर्ट के बाद भी नगर निगम के अधिकारी गहरी नींद में सोए रहे। जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण आज 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में पानी पीने से हुई मौत पर MP सरकार को विपक्षी दलों के साथ साथ अपने नेता भी घेर रहे हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी ने इंदौर की घटना को जीवन के अधिकार की हत्या कहा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इसे अक्षम्य पाप कहा है। राहुल गांधी ने तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, इसमें उन्होंने लिखा, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। जबकि उमा भारती ने कहा कि ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित होगा या फिर दंड। उमा भारती इतने पर नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित परिवार को दी गई आर्थिक मदद पर भी सवाल उठ रहे हैं और ये कहा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती। ये मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। कुल मिलाकर इंदौर का गंदा पानी इतना फैल चुका है कि सरकार के लिए उसे रोकना भी मुश्किल हो रहा है और लोगों की मौत पर जवाब देना भी। अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार। अधिकारी भी दूध के धुले नहीं है, लगातार यहाँ बैठे हुए हैं तो भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं। पर इसमें इसको लीड करती है बीजेपी की ये जो चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की टोली। ऐसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति करना ये कांग्रेस ही कर सकती है और इसीलिए देश में लोग कांग्रेस को नापसंद करते हैं। देखिए, ये बहुत ही शर्म की, दुर्भाग्य की, पीड़ा की बात है कि आज़ादी के 78-79 साल के बाद भी इस देश में गंदा पानी पी के 20 लोग मर रहे हैं। बच्चों की जान चली गई। हम 8, 10, 12, 14 आंकड़े में बताते हैं।
वो बच्चे थे, चिराग थे अपने घरों के, वो आंकड़ा नहीं। ऐसा दौर हो गया है ना, अकाउंटेबिलिटी की बात ही नहीं, हेडलाइन मैनेजमेंट की बात है कि कैसे पूरी कहानी पलटने की कोशिश करो। इंदौर में हुई मौत मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए सबक है। इसका ट्रेलर भी सामने आने लगा है। उज्जैन नगर निगम लोगों से ये अपील कर रहा है कि पाइप से सप्लाई होने वाले पानी को सीधे ना पिएं और अगर पानी पीने से उल्टी, दस्त या दूसरी कोई समस्या होती है तो शिकायत निगम कंट्रोल रूम में करें। इसके लिए शहर के गली मोहल्लों में अनाउंसमेंट किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में पेयजल के दूषित होने की संभावना पाई गई है। अतः अगले आदेश तक नल के पानी को सीधे ना पिए। अत्यंत आवश्यक होने पर पानी को अच्छी तरह से उबालकर एवं छान कर पिए या उपयोग करें। यदि किसी भी व्यक्ति को उल्टी, दस्त, पेट दर्द या जल से संबंधित कोई भी समस्या हो तो तुरंत संपर्क करें। इंदौर की घटना कोई सामान्य हादसा नहीं बल्कि एक अलार्म है। ऐसा अलार्म जो 15 लोगों की जान लेकर बजा है। महीनों तक जहरनुमा पानी पीने के बाद जब 15 शव गिन लिए गए तब जाकर सरकार की नींद टूटी। अब आनन फानन में 16 नगर निगमों के अधिकारियों की बैठक बुलाई जा रही है। हालात की समीक्षा होगी, फाइलें खुलेंगी, शब्दों का जाल बिछेगा। लेकिन अगर सच में हालात समझने हैं तो समीक्षा की उस बैठक की टेबल पर वही दूषित पानी एक बार रख कर देखिए और बैठक में मौजूद लोगों से पूछिए कि क्या वो इस पानी को पिएंगे। अगर ये गंदा, बदबूदार, जहरीला पानी किसी अधिकारी, मंत्री, सांसद या नगर पार्षद के गिलास में हो तो क्या वो ऐसा पानी पिएंगे? अगर जवाब नहीं है तो फिर जनता को वही पानी क्यों पिलाया गया? 15 मौतें सिर्फ आंकड़ा नहीं है बल्कि ये सड़े हुए सिस्टम की दुर्गंध का नतीजा है। जब तक जिम्मेदारी ऊपर तक नहीं जाएगी तब तक अगला गिलास किसी और गरीब के हिस्से में ही आएगा। और अब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी की सत्ता वाली लड़ाई की बात भी करते हैं, जहां जय श्री राम और जय महाराष्ट्र जैसे नारे ट्रेंड कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई शिवसेना नेता संजय राउत के बयान से। उन्होंने कहा कि मुंबई में जय श्री राम का नहीं, जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने इस पर अपना सियासी स्कोर बढ़ाने की कोशिश की। कहा, जय श्री राम और जय महाराष्ट्र दोनों ही हमारे नारे हैं। इस सियासी कलेश ने कांग्रेस को भी असहज किया। कांग्रेस ने कहा, हमारी आस्था जय श्री राम और जय महाराष्ट्र दोनों में है। नारों वाली इस सियासी फाइट पर एक न्यूज रील आप फिलहाल देखिए। आज किसी ने कहा है कि मुंबई में सिर्फ जय श्री राम का नारा चलेगा। हम मानते हैं मुंबई में जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा। यहाँ नारा चलेगा तो जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, ये नारा मुंबई में, समझा? कि योगी आदित्यनाथ वगैरह वगैरह लोगों को लाकर आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। हम हमारे ताकत पर लड़े। हमारा भी नारा जय महाराष्ट्र है और जय श्री राम भी है। जय महाराष्ट्र मराठी लोगों के लिए है, महाराष्ट्र का अभिमान हम सबको है, और जय श्री राम ये हिंदू धर्म के लिए है। छत्रपति संभाजी नगर में जो एक मुस्लिम नेता उन्होंने पार्टी में लिया है छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर, उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर इतनी गंदी बयानबाजी की थी, वो उनको चलता है, ये इनका हिंदुत्व है। देखो, संजय राउत को क्या लगता है मुझे पता नहीं, उनकी आस्था क्या है उनको मुझे पता नहीं, लेकिन जय सिया राम हमारी आस्था का इशू है, महाराष्ट्र भी हमारा आस्था का इशू है। तो आपको जो नारा लगाना है वो लगा सकते हैं, तो इसलिए कौन नहीं चलेगा ये इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब एक गुंडों की पार्टी बन गई है। आपको मालूम है ना, ऑफिस है, एक गुंडा पार्टी बन गई। उनके जो साथी अजित पवार, उनके पार्टी में महाराष्ट्र के सब गुंडों के जो डॉन है उनके पार्टी से चुनाव पुणे में लड़ रहे हैं, मुंबई में लड़ रहे हैं, नासिक में लड़ रहे हैं। ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमेशा नैतिकता की बात करती है, हाँ, संस्कार की बात करती है, और सभी गुंडों को और भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लेकर उम्मीदवार बनाती है।
तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जय भवानी जय शिवाजी हम हमेशा कहते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं। हर एक व्यक्ति को जो बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन हम गर्व और अभिमान के साथ कहते हैं जय महाराष्ट्र। संजय राउत जी महाराष्ट्र और मराठी की राजनीति तब चलाते हैं जब इलेक्शन होते हैं, इसके पहले उनसे ये बयानबाजी नहीं सुनाई देती है। और सत्ता में अब आपको गुलाबी नगरी जयपुर लेकर चलते हैं, जहां प्रशासन के एक्शन से पत्थरबाजों का रंग उड़ा हुआ है। जयपुर के चोमू कस्बे में आज बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया। चोमू के इमाम चौक इलाके में कई अवैध निर्माणों को तोड़ दिया गया। ये वही इलाका है जहां 26 दिसंबर की सुबह अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर पथराव किया गया था। भीड़ हिंसक हो गई थी और हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हुए थे। बिगड़े हालात को पुलिस को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। तनाव के बाद इंटरनेट सेवाएं भी बंद करनी पड़ी थी। अब पत्थरबाजी से शुरू हुआ ये मामला आज बुलडोजर एक्शन पर आकर खत्म हुआ। पत्थरबाजी की घटना के बाद से प्रशासन एक्शन मोड में था। इसकी शुरुआत 26 दिसंबर को ही हो गई थी, जब पुलिस ने 23 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा किया था, जिसका जवाब देने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया था। 31 दिसंबर को नोटिस की मियाद पूरी होने के बाद भी कई लोगों की तरफ से ये जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद प्रशासन ने उन पत्थरबाजों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। बता दें कि 26 दिसंबर को ही पत्थरबाजी की उस घटना में 110 लोगों को डिटेन किया गया था। उन लोगों में से 19 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में जिन आरोपियों के नाम सामने आए, उनमें 15 लोग फरार बताए जा रहे हैं। आज अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को कार्रवाई के दौरान मलबे से एक एयरगन और एक फरसा भी मिला। इस पूरी कार्रवाई के दौरान वहां भारी पुलिस बल की तैनाती रही। कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई को सही बताया, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने इस बुलडोजर एक्शन को असामाजिक तत्वों के लिए एक सख्त संदेश बताया है। हूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।